हेलो एवरीवन। वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 27 फरवरी 2021 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अपनी मोटिवेशनल लाइन को देख लेते हैं। ऐसी कोई मंजिल नहीं जहां पहुंचने का कोई रास्ता ना हो। यानी कि कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसको आप क्लियर ना कर सकें। अगर आप ये सोचते हैं कि ये मैं फॉर्म फिल नहीं करूँगा, ये काफ़ी टफ एग्ज़ाम होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि कोई ना कोई तो फॉर्म फिल करता ही है, पद भरे ही जाते हैं, तो इसका मतलब उन्होंने भी प्रिपरेशन करी होगी। तो आप कभी भी सोचकर ये तैयारी मत करिए कि ये एग्ज़ाम टफ है, मैं इसको फिल नहीं करूँगा। आप फॉर्म फिल करिए, कड़ी मेहनत करिए। जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे, जितना ज़्यादा समय आप पढ़ाई को देंगे, आपके लिए कोई भी मंजिल कठिन नहीं होगी। अब आज के न्यूज़पेपर को शुरू करते हैं। नेशनल न्यूज़, 3 नेशनल न्यूज़ हैं। पहली न्यूज़ है कि 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा, 2 मई को आएगा फैसला। अब ये 5 राज्य कौन से हैं हम आगे देखेंगे। मंदी से उबर गई है अर्थव्यवस्था, ये स्टेटमेंट आया है। अब देखते हैं इसमें क्या है। और तीसरी न्यूज़ है कि जीवन साथी की प्रतिष्ठा बंद करना, यहाँ पर बंद नहीं होगा, भंग करना होगा, मानसिक क्रूरता। तो तीनों न्यूज़ को देखते हैं। सबसे पहले 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा, 2 मई को आएगा फैसला। सबसे पहले जान लीजिए 5 राज्य कौन कौन से हैं। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पुदुचेरी। राष्ट्रीय लिहाज से अहम माने जा रहे बंगाल, असम, केरल समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का डंका बज चुका है। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को इन सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव कार्यक्रम का ऐलान कर दिया है। 27 मार्च से 29 अप्रैल तक मतदान होगा और 2 मई को नतीजों का ऐलान किया जाएगा। राजनीतिक दृष्टि से सबसे संवेदनशील माने जाने वाले बंगाल में आयोग ने 8 चरणों में चुनाव कराने का फैसला किया है, जो राज्य में अब तक का सबसे लंबा चुनाव होगा। इससे पहले यहाँ 7 चरणों में चुनाव कराए गए थे। इसके साथ ही असम में 3 चरणों में चुनाव होंगे और तमिलनाडु, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में एक एक चरण में विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे। पश्चिम बंगाल में 27 मार्च, 1 अप्रैल, 6 अप्रैल, 10, 17, 22, 26 और 29 अप्रैल को टोटल होगा 294 सीटों के लिए। तमिलनाडु में 6 अप्रैल को, असम में 27 मार्च, 1 और 6 अप्रैल को, केरल में 6 अप्रैल को और पुदुचेरी में 6 अप्रैल को। मंदी से उबरी अर्थव्यवस्था। सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की वृद्धि दर के आंकड़ों ने भी मंदी के चक्रव्यूह से अर्थव्यवस्था के बाहर आने पर मुहर लगा दी है। कोरोना के कारण लगातार 2 तिमाहियों में बड़ी गिरावट के बाद अब विकास दर सकारात्मक हो गई है। चालू वित्त वर्ष 2020-21 की तीसरी तिमाही अक्टूबर से दिसंबर में जीडीपी में 0.4% की बढ़त दर्ज की गई है। एनएसओ ने पहली और दूसरी तिमाही में गिरावट के आंकड़े भी संशोधित किए हैं। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक पहली तिमाही में 24.4% और दूसरी तिमाही में 7.3% की गिरावट आई है। पहले ये आंकड़े पहली तिमाही के लिए 24.9% और दूसरी तिमाही के लिए 7.5% थे। लगातार 2 तिमाही में गिरावट की वजह से देश तकनीकी रूप से मंदी में चला गया था। तीसरी तिमाही में अनलॉक की ओर बढ़ते कदमों और त्योहारी सीजन ने देश को मंदी के इस जाल से बाहर निकालने में मदद की है। तीसरी तिमाही में जीडीपी 36.22 लाख करोड़ रुपए रही, जो साल भर पहले 36.08 लाख करोड़ रुपए थी। तीसरी न्यूज़ है कि जीवन साथी की प्रतिष्ठा भंग करना मानसिक क्रूरता। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपने एक अहम फैसले में कहा कि उच्च शिक्षित व्यक्ति का अपने जीवन साथी की प्रतिष्ठा और कैरियर को खराब करना, उसे अपूर्णनीय क्षति पहुंचाना मानसिक क्रूरता है। कोर्ट ने पत्नी के ऐसे व्यवहार को मानसिक क्रूरता मानते हुए पति की तलाक की याचिका स्वीकार कर ली। जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस दिनेश महेश्वरी और जस्टिस ऋषिकेश राय की पीठ ने पति की याचिका स्वीकार करते हुए उत्तराखंड हाई कोर्ट का फैसला निरस्त कर दिया और तलाक की डिग्री देने के कोर्ट के फैसले को बहाल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट का टूटे रिश्तों को मध्य वर्ग की शादीशुदा जिंदगी का हिस्सा कहना गलत है। यह मामला निश्चित तौर पर पत्नी द्वारा पति के प्रति की गई क्रूरता का है। पति इस आधार पर तलाक पाने का अधिकारी है। इंटरनेशनल न्यूज़ में एक न्यूज़ है हमारे लिए कि भारत पाक में जो संघर्ष विराम कल के आपने न्यूज़ में देखा होगा, उसको अमेरिका और ईयू ने स्वागत किया है। भारत और पाकिस्तान के बीच गुरुवार को संघर्ष विराम पर बनी सहमति का अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र और ईयू ने स्वागत किया है। दोनों देशों के
DGMO स्तर पर हुई बातचीत के बाद संघर्ष विराम का निर्णय लिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की प्रवक्ता जेन पाकी ने कहा कि यह दक्षिण एशिया में अधिक से अधिक शांति और स्थिरता स्थापित करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। इस क्षेत्र से हमारे साझा हित हैं और हम दोनों देशों की प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। उधर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरेस ने नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम के समझौते का सख्ती से पालन करने के लिए भारत और पाक सेनाओं द्वारा की गई घोषणा का स्वागत किया है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि यह सकारात्मक कदम आगे की बातचीत के लिए दोनों पक्षों की अवसर मुहैया कराएगा। नेक्स्ट पेज है हमारा बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में 2 न्यूज़ हैं। पहली न्यूज़ है कि 1 अप्रैल से मानक दुर्घटना बीमा उत्पाद दें कंपनियां। ये स्टेटमेंट दिया है इरडा ने। बीमा उद्योग के नियामक इरडा ने इंश्योरेंस कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे इस वर्ष 1 अप्रैल से बाजार में एक मानक दुर्घटना बीमा लेकर आएं। इसका मतलब यह है कि सभी कंपनियों द्वारा लाए गए इस मानक उत्पाद की खूबियां व शर्तें एक जैसी होंगी। इससे ग्राहक किसी भी बीमा कंपनी से वह उत्पाद ले सकेंगे। एक समान पॉलिसी होने से बीमा के प्रति लोगों का भरोसा भी बढ़ेगा। इसका नाम भी सरल सुरक्षा बीमा निर्धारित कर दिया गया है। प्रस्तावित बीमा के बारे में अपने दिशा निर्देश में इरडा ने कहा है कि यह सामान्य व स्वास्थ्य दोनों प्रकार की बीमा कंपनियों के लिए इसमें बीमा का कुल राशि कम से कम 2.5 लाख व अधिकतम 1 करोड़ रुपए निर्धारित करने की घोषणा की गई है। बीमा की कुल राशि का निर्धारण 50,000 रुपए से के अंतराल पर होगा। दूसरी न्यूज़ है कि बैंकिंग सेक्टर की मजबूती को सरकार प्रतिबद्ध, जारी रहेगा सुधार। ये स्टेटमेंट दिया है प्रधानमंत्री ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार बैंकिंग सेक्टर को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी से वित्तीय प्रणाली को मजबूत किया जा सकेगा। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि बैंकिंग क्षेत्र में सुधार जारी रहेंगे। बैंकिंग और बीमा में पब्लिक सेक्टर की भी एक प्रभावी भागीदारी अभी देश की जरूरत है। गरीबों और वंचितों को संरक्षण देने के लिए यह बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री ने नए सेक्टर और नए उद्यमियों के लिए कर्ज के प्रवाह को बढ़ाने की बात कही है। उन्होंने बैंकों से कहा है कि वे बदलते बाजार की जरूरतों को देखते हुए स्टार्टअप व फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी यानी फिनटेक कंपनियों के लिए नवीन उत्पाद पेश करें। बजट में वित्तीय क्षेत्र की घोषणाओं पर अमल को लेकर शुक्रवार को आयोजित वेबिनार को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के वित्तीय क्षेत्र को लेकर सरकार की सोच बिल्कुल साफ है। जमाकर्ता और निवेशकों को विश्वास के साथ पारदर्शिता का अनुभव कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अब नेक्स्ट पेज है हमारा एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में 3 आर्टिकल हैं। पहला आर्टिकल है भारत की अनदेखी करने वाला इतिहास। भारत के इतिहास का पुनर्लेखन इसलिए जरूरी है क्योंकि मुख्य धारा का भारतीय इतिहास लेखन तथ्यों के बजाय प्रोपोगेंडा पर ज़्यादा टिका हुआ है। इसी पर लिखा गया आर्टिकल, और यह आर्टिकल लिखा है दिल्ली विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर अभिनव प्रकाश द्वारा। दूसरा आर्टिकल है हमारा मुक्त व्यापार समझौते का नया परिदृश्य। कोविड-19 के बीच भारत के प्रति बढ़ा हुआ वैश्विक विश्वास देश को नई आर्थिक ऊंचाइयां देने वाला है। इसी पर लिखा गया आर्टिकल, और यह आर्टिकल लिखा है अर्थशास्त्री डॉक्टर जयंतीलाल भंडारी द्वारा। तीसरा आर्टिकल है हमारा मंदी से मुक्ति। जिस तरीके से आर्थिक विकास दर भारत की मंदी से उबर आई है, तो उसी पर लिखा गया है ये आर्टिकल। तो पहले आर्टिकल से शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अपनी बहराइच रैली में भारत के इतिहास लेखन को सुधारने का महत्वपूर्ण मुद्दा यह कहकर उठाया कि देश का इतिहास वह नहीं है जो भारत को गुलामी बनाने और गुलामी की मानसिकता रखने वालों ने लिखी। इसी मौके पर प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि महाराजा सुहेल देव को इतिहास में वह स्थान नहीं मिला जिसके वह हकदार थे। आज भारतीय इतिहास के पुनर्लेखन की अत्यंत ही आवश्यकता है क्योंकि मुख्य धारा का भारतीय इतिहास लेखन बहुत ही संकीर्ण और तथ्यों के बजाय प्रोपोगेंडा पर ज़्यादा टिका हुआ है। लेकिन इतिहास के पुनर्लेखन में 6 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान देना आवश्यक है। इतिहास लेखन के साथ पहली परेशानी परिप्रेक्ष्य की है। इतिहास को जनमानस के दृष्टिकोण से लिखा जाना चाहिए, न कि शासकों के। यह एक त्रासदी है कि भारत के इतिहास को विदेशी राजवंशों के इतिहास के रूप में लिखा गया और यहाँ के लोग मात्र फुटनोट्स में रह गए। विशेष रूप से मध्य युगीन युग इतिहास तुर्क, अफगान, मुगलों आदि की राजनीति और युद्धों के बारे में न कि उनके विरुद्ध भारतीयों के प्रतिरोध के बारे में। दूसरा मुद्दा इतिहास के
कालक्रम का है जो हड़प्पा युग से लेकर वैदिक युग और फिर मौर्य काल के अधीन प्रथम साम्राज्य तक उदय आता है। फिर गुप्त साम्राज्य और हर्षवर्धन से होते हुए दिल्ली सल्तनत, मुगल और अंग्रेजों तक पहुंच जाता है। इसमें भारत की राजनीति और भौगोलिक विविधता की अनदेखी है तथा उत्तर भारत का दबदबा है। दक्षिण में चोल, सातवाहनों और यहाँ तक कि विजयनगर साम्राज्य को काफी हद तक अनदेखा किया गया। इतिहास लेखन में दलित, आदिवासी जातियों और जनजातियों के इतिहास का अनुभव तीसरा मुद्दा है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियां भारतीय आबादी का लगभग 25% हिस्सा है और किसी भी इतिहास लेखन को बिना उनकी उपस्थिति के प्रमाणिक नहीं माना जा सकता। शूद्र और यहाँ तक कि दलित जातियों से आने वाले शासकों की समृद्ध पंक्ति की पाठ्यक्रमों में अनुपस्थिति है। राजा सुहेलदेव जैसे राजाओं का भी मुख्यधारा के इतिहास में कोई स्थान नहीं है। चौथी समस्या यह है कि भारत का इतिहास न केवल त्रुटिपूर्ण परिप्रेक्ष्य से लिखा गया है बल्कि वह बेहद कमजोर धरातल पर आधारित है। भारतीय इतिहास लेखन में वैचारिक बहसें और विचारधारा की लड़ाई अधिक है। पांचवा मुद्दा यह है कि इतिहास लेखन केवल राजनीतिक इतिहास से कहीं अधिक होता है। इतिहास लेखन में पर्यावरणीय इतिहास, सामाजिक इतिहास, आर्थिक इतिहास, प्रौद्योगिकी का इतिहास और ज्ञान, कला एवं साहित्य उत्पादन, प्रतिक्रियाओं, उद्योग आदि विषयों को अधिक से अधिक वरीयता देने की आवश्यकता है। आज आवश्यकता है कि भारत के इतिहास लेखन को गंभीरता से लिया जाए। इसके लिए सर्वप्रथम पुरातत्व अनुसंधान में बड़े स्तर पर निवेश करना होगा। हम चाहे जितना प्राचीन सभ्यता होने का दम भरें, लेकिन हकीकत यह है कि इसकी प्राचीनता को सिद्ध करने के लिए पुरातत्व और अन्य साक्ष्यों का अभाव है। प्रत्यक्ष तथ्यों के आधार पर भारतीय इतिहास चीन के बराबर भी नहीं पहुंचता। मिस्र और मेसोपोटामिया को तो भूल ही जाएं। चीन ने 1990 के बाद पुरातत्व और इतिहास अनुसंधान में अरबों डॉलर का निवेश किया। इससे वह अपने इतिहास को कई हजार वर्ष पीछे तक सिद्ध करने में सफल रहा। भारत में भी इसकी आवश्यकता है कि पुराने संकीर्ण नेहरूवादी इतिहास लेखन और वामपंथी प्रोपोगेंडा को किसी नई संकीर्णता और प्रोपोगेंडा से बदलने की आवश्यकता है। नेक्स्ट आर्टिकल है मुक्त व्यापार समझौते का नया परिदृश्य। पिछले दिनों भारत और मॉरिशस के बीच एक मुक्त व्यापार समझौता हुआ। इस समझौते के तहत भारत के कृषि, कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक्स और विभिन्न क्षेत्रों के 300 से अधिक घरेलू सामान को मॉरिशस में रियायती सीमा शुल्क पर बाजार में प्रवेश मिल सकेगा। साथ ही मॉरिशस की 615 वस्तुओं के आयात पर भारत में शुल्क कम या नहीं लगेगा। इनमें फ्रोजन मछली, बियर, मदिरा, साबुन, थैले, चिकित्सा एवं अन्य चिकित्सा उपकरणों और परिधान शामिल हैं। भारत और मॉरिशस के बीच 2019-20 में 69 करोड़ डॉलर का व्यापार हुआ। भारत का निर्यात अधिक था। इससे एक साल पहले 2018-19 में व्यापार 1.2 अरब डॉलर का था। इसमें कोई दो मत नहीं है कि कोरोना काल ने FTA को लेकर केंद्र सरकार की सोच बदल दी है। सीमित दायरे वाले व्यापार समझौते के पीछे वजह यह है कि ये मुक्त व्यापार समझौते की तरह बाध्यकारी नहीं होते हैं। यानी अगर बाद में किसी खास कारोबारी मुद्दे पर कोई समस्या होती है तो उसे दूर करने का विकल्प खुला होता है। भारत ने पूर्व में जिन देशों के साथ FTA किया है उनके अनुभव को देखते हुए इस समय सीमित दायरे वाले व्यापार समझौते ही बेहतर हैं। वस्तुतः विश्व व्यापार संगठन के तहत विश्व व्यापार वार्ताओं में जितनी उलझनें खड़ी हो रही हैं उतनी ही तेजी से विभिन्न देशों के बीच FTA बढ़ते जा रहे हैं। आसियान सहित दुनिया के कई देश भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापारिक समझौते में अपना आर्थिक लाभ देख रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने आर्थिक मोर्चे पर भारी कामयाबी हासिल की है। कोविड-19 की चुनौतियों का सफलतापूर्वक मुकाबला करते हुए भारत वर्ष 2021-22 में दुनिया में सबसे अधिक विकास दर वाले देश के रूप में चिन्हित किया गया है। आसियान देशों के लिए कुछ ऐसे क्षेत्रों में निवेश करने के लिए अच्छे मौके हैं जिनमें भारत ने काफ़ी उन्नति की है। वे क्षेत्र हैं डिजिटलीकरण, ई-कॉमर्स, सूचना प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी और पर्यटन और आधारभूत क्षेत्र। कोविड-19 के बीच भारत के प्रति बढ़ा हुआ वैश्विक विश्वास, आधुनिक तकनीक, बढ़ते घरेलू बाजार, व्यापक मानव संसाधन, वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्र में दक्षता भारत को आर्थिक ऊंचाइयां दे रहा है। नेक्स्ट आर्टिकल है मंदी से मुक्ति। आर्थिक विकास
का पैमाना मानी जाने वाली सकल घरेलू विकास दर यानी जीडीपी के ताज़ा आंकड़े उत्साहित करने वाले हैं। मौजूदा वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही यानी अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक जीडीपी 0.4% दर्ज की गई है। चूंकि लगातार 2 तिमाही में विकास दर नकारात्मक रहने के कारण तकनीकी तौर पर देश मंदी से ग्रस्त मान लिया गया था, इसलिए अब वह इससे बाहर भी नहीं आया है। वैसे तो देश को मंदी से बाहर आना ही था, लेकिन उस पर मोहर लगने का विशेष महत्व है। जीडीपी के ताज़ा आंकड़े सकारात्मक माहौल का निर्माण करने और इस पर भरोसे को बल देने वाले हैं। आने वाले समय और बेहतर होगा, इसके संकेत विभिन्न एजेंसियों ने भी दिए हैं। जहां अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने यह अनुमान लगाया है कि आगामी वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था 11.5% की वृद्धि हासिल कर सकती है। वहीं रेटिंग एजेंसी मूडीज़ का आकलन है कि विकास दर 13.7% हो सकती है। खास बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और मूडीज़ दोनों ने ही अपने अनुमान में सुधार कर पहले के मुकाबले अधिक विकास दर रेखांकित की है। उल्लेखनीय यह भी है कि आगामी वित्त वर्ष भारत दुनिया में सबसे तेज विकास दर वाला देश होगा। इसमें भारत की आर्थिक क्षमता का तो पता चलता ही है, यह भी संकेत मिलता है कि 5 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था वाला देश बनने का लक्ष्य अभी भी हासिल किया जा सकता है। तो ये एडिटोरियल पेज के 3 आर्टिकल थे। अब नेक्स्ट पेज है स्पोर्ट्स पेज। स्पोर्ट्स पेज में एक न्यूज़ है कि भारत के 2 क्रिकेटरों ने लिया संन्यास। अब ये 2 क्रिकेटर कौन से हैं? एक तो यूसुफ पठान है और एक विनय कुमार है। भारतीय टीम के ऑलराउंडर यूसुफ पठान ने शुक्रवार को क्रिकेट को अलविदा कह दिया। उन्होंने इंटरनेट मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर इस बात की जानकारी दी। यूसुफ पठान ने अपने संन्यास की जानकारी देते हुए ट्वीट कर लिखा कि आप अपनी ज़िंदगी की इस पारी को ख़त्म करने का समय आ गया है। मैं खेल के सभी प्रारूपों से आधिकारिक रूप से संन्यास ले रहा हूँ। वहीं भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके कर्नाटक के अनुभवी तेज गेंदबाज आर विनय कुमार ने शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय और प्रथम श्रेणी क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। विनय ने अपने राज्य की टीम का नेतृत्व करते हुए उसे लगातार रणजी ट्रॉफी खिताब भी दिलाए हैं। 37 साल के इस खिलाड़ी ने भारत के लिए 1 टेस्ट, 31 वनडे और 9 T20 मैच खेले हैं। तो ये आज का 27 फरवरी 2021 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।